नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री। तो हम लोगों ने जो है हिस्ट्री को हम लोगों ने अगले टॉपिक में जो है स्रोतों का सर्वेक्षण पढ़ाना प्रारंभ किया था और आज हम लोग उसी के बिहाफ पर जो है आज हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा जो बुक का नाम है आइडिया ऑफ भारत, ठाकुर पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। हम लोगों ने यूनिट 1 यानी कि भारतवर्ष की अवधारणा जो है उसमें जो यूनिट 1 का जो यूनिट 1 है हमारा भारतवर्ष की अवधारणा, उसमें एक टॉपिक है स्रोतों का सर्वेक्षण। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ना प्रारंभ किया था। तो हम लोगों ने पढ़ते हुए जो है हम लोगों ने अभिलेख को जो है पढ़ लिए। ठीक है, अभिलेख को हम लोगों ने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। आज हम लोग जो है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिलेख शास्त्र। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये पुरातात्विक जो स्रोत है उनको आज हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे तो आपको कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे तो 10 नंबर में इसको कैसे हम लोग लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि कितना लिखने से हम लोगों का एक भूल होता है। हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों को बोलते हैं कि मैंने आज 6 पन्ना लिखा है। एग्जाम में निकलते हैं तो तू कितना पन्ना लिखा, तो 6 पन्ना लिखे। तो इतिहास को पन्ना से कोई लेना देना नहीं होता है। इतिहास हमेशा फैक्ट में बात करता है, पॉइंट में बात करता है। आपसे अगर पूछा कि उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताइए कि जो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों की चर्चा करें। ठीक है, या उदाहरण के लिए आपसे प्रश्न यदि पूछ दे कि प्राग ऐतिहासिक काल में प्राप्त हुए भौतिक अवशेषों के बारे में जो है चर्चा करें, तो आपको जितना भी भौतिक अवशेष का मतलब क्या होता है, ये भी सब भौतिक अवशेष है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये सब क्या है, भौतिक अभिलेख है। जैसे सिक्का प्राप्त हुआ, मृद भाड़ प्राप्त हुआ। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए सिक्का प्राप्त हुआ, ये सब क्या भौतिक, जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, वो उसे हम लोग भौतिक अवशेष कहते हैं। जैसे स्मारक का मिलना। ठीक है, तो भौतिक अवशेषों की अवधारणा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी आए, लैंग्वेज बदल दे, आपको फंसना नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले। आप बहुत अच्छे जगह में पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है। जैसे यहाँ पे बताएगा, यहीं पे देखिए प्रश्न, आप सिर्फ 1 मिनट का समय लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों का जो है विवेचना करें, वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि प्राचीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि प्राचीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर अब देखिए पुरातात्विक स्रोत जो है उसी को एक और नाम दे दिया जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी भौतिक अवशेष प्राप्त हुए उसका जो है विवेचना करें, वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास के पुनर्निर्माण करने में भौतिक अवशेषों का महत्व बताइए। देखिए भौतिक अवशेष है ना, भौतिक अवशेष में मतलब जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, मृद भाड़ प्राप्त हुआ। ठीक है, स्मारक प्राप्त हो गया। ठीक है, कहीं कहीं पे औजार प्राप्त हुए। ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो पुरातात्विक जो स्रोत है उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग भौतिक अवशेषों का भी वर्णन करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। तो देखिए किस तरह से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को
घुमाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आपको मैं एकदम आसान भाषा से पढ़ाऊंगा। 5 नंबर में पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो देखिए अभिलेख शास्त्र। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, आप लॉन्ग क्वेश्चन को नोट मत कीजिएगा, लेकिन एक पेन पेपर लेकर बैठिए। यहां से जो है आपके 2 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के रहते हैं ना, तो आप, मैं आशा करता हूं कि एक पेन पेपर लेकर रजिस्टर लेकर के बैठे और ऑब्जेक्टिव को लिख ले। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा नंबर है जो आपको अधिक अंक प्राप्त करने में मदद देगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए एक प्रश्न का यदि मार्क्स 2 है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले, तो आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का भी आप अच्छे से लिखिएगा ना, तो 5 में 5 आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बात मेरा नोटिस कीजिए। देखिए 20 मार्क्स का है, 20 ऑब्जेक्टिव, मान लिया 10 ऑब्जेक्टिव पूछा, 20 मार्क्स का है, चाहे कितना भी पूछे, 1 मार्क्स में पूछे, 2 मार्क्स में, कहने का मतलब है कि 20 मार्क्स का पूछे ऑब्जेक्टिव, अगर आप सही से 20 नंबर का कर देते हैं तो आपको 20 में 20 नंबर मिल जाएगा। और यही ऑब्जेक्टिव आपको जो है सफलता में बहुत, सफलता तो खैर आप सफल हो ही जाइएगा, लेकिन आपको एक अच्छा मार्क्स लाने में, जो ग्रेड लाने में, यही ऑब्जेक्टिव आपको मदद करता है। मैंने भी यही चीज किया और मेरा भी मार्क्स बहुत अच्छा आया हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। एक बैठ जाइए, आप एक एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और जो मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ उसको आप, अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभिलेख शास्त्र। ठीक है, देखिए अभिलेख शास्त्र में क्या है कि ये जो अभिलेख शास्त्र है, इसको हम लोग, अभिलेख शास्त्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इपिग्राफी। ये पहले क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए इपिग्राफी, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी, यानी कि अभिलेख शास्त्र, इपिग्राफी। अभिलेख शास्त्र का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिग्राफी के नाम से जानते हैं। देखिए 1 मार्क्स यहीं से पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए जो भी अभिलेख प्राप्त हुए वो अधिकतर जो है पाली भाषा में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है अभिलेख, ये उस टाइम की बात हो रही है जिस समय में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य का बात हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल मतलब कहने का मतलब है कि पूरा जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो आपको ऐतिहासिक, माने प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ये तीनों का, यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बात हो रहा है। तो ये समय उस टाइम का है अभिलेख वाला, जो प्राकृत भाषा। ठीक है, अधिकतर जो शिला, जो भी अभिलेख शास्त्र मिले या अभिलेख मिले वो प्राकृत, तो प्राकृत भाषा उस समय की भाषा है जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो गया है। ठीक है, और मौर्य काल का समय है। ठीक है, यहाँ जो ये जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक के प्राप्त होते हैं, और अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का ही शासक है। इस बात को आपको जानना होगा। ठीक है, तो देखिए अधिकतर जो हम लोगों को अभिलेख प्राप्त होता है प्राकृत भाषा का है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो भी जनसाधारण है, जो भी पब्लिक है, उस समय के साधारण जनता, उसकी भाषा क्या थी, प्राकृत। इसलिए अधिकतर जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो कौन सी भाषा के हैं, तो प्राकृत भाषा के हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद है जो कि सिंधु घाटी से जो अभिलेख प्राप्त हुए वो कैसा है, तो चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक यानी कि भावात्मक लिपि जो प्राप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि प्राप्त होता है। ठीक है, माने चित्र के माध्यम से है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, केवल उसके भाव को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3री शताब्दी में अशोक के जो भी ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर किस भाषा में है, तो ब्राह्मी भाषा में है, खरोष्टी भाषा में है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ नोटिस कीजिएगा कि ब्राह्मी भाषा जो है वो बाएं से दाएं होता है, ब्राह्मी भाषा बाएं से दाएं, खरोष्टी भाषा ठीक है दाएं से बाएं। तो देखिए ब्राह्मी, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, तो ब्राह्मी याद रखा, ब्राह्मी, ब से ब्राह्मी, ब्र से बाएं, तो याद रख हो जाएगा ब से ब्राह्मी और ब से बाएं, तो बाएं से दाएं, याद रखिए। ब्राह्मी जब बोलेंगे ना ब्राह्मी, तो मैंने बाएं से दाएं। ठीक है, खरोष्टी, ख से खा ले, तो किस हाथ से हम लोग खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। ठीक है, तो ख से खा ले, तो खाना कौन हाथ से खाएंगे, दाएं से बाएं। ठीक है,
तो दाएं, पहले दाएं आएगा तो दाएं से बाएं, तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। यही जेम्स प्रिंसेप है तो सबसे पहले जो है 1837 में अशोक के जो भी अभिलेख है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? तो 1837 में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा ये सब चीज जो बता रहे हैं। खरोष्ट ब्राह्मी लिपि कैसे? ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, ठीक है। बाएं पहले आएगा उसके बाद दाएं आएगा। ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, ख से खरोष्टी, खाते हैं दाएं हाथ से, ठीक है। तो दाएं से बाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं, ठीक है। और सिंधु घाटी से जो भी लिपि मिला कैसा है? चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता है। याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते जा रहा हूं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए अशोक के जो शिलालेख है या लेख है, अभिलेख है, उसको किसने सबसे पहले पढ़ा? तो एक अंग्रेज के अधिकारी है जो जेम्स प्रिंसेप, उसने 1837 में पढ़ते हैं। और देखिए जेम्स जो प्रिंसेप है वो शिलालेख एवं सिक्कों का जो भी अभिलेख या शिलालेख एवं सिक्कों का प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में पहली बार पढ़ा। तो जो जेम्स प्रिंसेप है उसने शिलालेख और जो भी सिक्के हैं उसको ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में पढ़ते हैं। और अशोक के जो शिलालेख भी हैं वो खरोष्टी लिपि में भी है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देखा जाए तो दक्षिण भारत की एक लिपि है, ठीक है। देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूं अच्छे से, ताकि एक नंबर में भी आप लिख सके और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो भी आप टॉपिक वाइज बना के लिख सके। तो देखिए जो भी अभिलेख जो भी अशोक के प्राप्त उसमें सबसे ज्यादा प्रियदर्शी शब्द का अंकित है, ठीक है। अधिकतर जो शिला के उसमें क्या अंकित है? प्रियदर्शी, ठीक है। अब देखिए अशोक के अभिलेख, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख में ज्यादा से ज्यादा खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता है। अब खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं, इस तरह से लिखा जाता है। यही सब है, अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें। प्रथम अभिलेख देख लीजिएगा इसको। प्रथम अभिलेख गुलाबी रंग का है, हल्के गुलाबी रंग का, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो लेखों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बृहत स्तंभ लेख जिसमें प्रथम स्तंभ लेख, द्वितीय स्तंभ लेख, ठीक है। सब देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। देखिए पंचम जो अभिलेख है उसको किसने पढ़ा? तो कार्लाइल ने पढ़ा, ठीक है। पंचम अभिलेख कार्लाइल पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। उसका षष्टम, ठीक है, षष्टम यानी कि कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को जो है हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं। देखिए यहां भी लिखा हुआ है कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। लघु स्तंभ जो है, जो अशोक ने जो भी राजकीय घोषणा स्तंभों पर उत्कीर्ण किया उसे हम लोग लघु स्तंभ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको उतना विस्तार रूप से हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाइएगा, समय का अभाव रहता है। तो कुछ कुछ पॉइंट को छांट के जो है उसको लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है अशोक के गुहा लेख, ठीक है। इसको भी नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अशोक के पश्चात अभिलेख। अशोक के पश्चात का मतलब क्या होता है? अशोक के बाद, ठीक है। अशोक के पश्चात मैंने अशोक के बाद भी बहुत सारे अभिलेख जो भी प्रकाश में आए हैं, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन दमदार पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। तो कलिंग, मैंने कल आपको बताया था खारवेल कहां से है, हाथी गुफा अभिलेख, तो कलिंग राजा खारवेल है, ठीक है। इसका जो है संबंध उड़ीसा से है, ये गुफा लेख प्राप्त होता है। और कहीं कहीं पे मेंशन है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हाथी के लिए हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं बात है, एकदम ये प्रमाणिक बात नहीं है, क्योंकि उड़ीसा जो है कलिंग जो है हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसलिए हाथियों के लिए भी ये युद्ध होने का एक कारण माना जाता है, ठीक है। इसीलिए देखें यहाँ पे खार हाथी गुफा अभिलेख भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये जो है ये भी जो है ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। ब्राह्मी यानी बाएं से दाएं लिखा जाता है। आपको आशा करते हैं कि आपको याद हो गया। अभी तक आपने जहां भी इतिहास पढ़ा होगा
ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में अपने अंतर समझ गया। ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, ख से खरोष्टी, ख से खाना खा ले, दाएं हाथ से तो दाएं से बाएं, ठीक है। वो अलग बात है, कोई कोई लेफ्टी होंगे तो वो मैं नहीं, मेरा पॉइंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कलिंग राजा खारवेल जो उड़ीसा से संबंधित है, और खारवेल जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इसमें जो है खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों एवं जन कल्याण का वर्णन मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। यहाँ से पूछ दिया जाता है कि हाथी गुफा लेख किसका है, तो खारवेल, राजा खारवेल का। अब देखिए नाना घाट अभिलेख, यहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाना घाट अभिलेख जो है ये भी जो है ब्राह्मी लिपि में है। सातवाहन वंश से प्राप्त अभिलेख नाना घाट अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। नाना घाट अभिलेख जो है सातवाहन वंश से संबंधित है, और मैं आपको कहा था कि ब्राह्मी लिपि जो है दक्षिण भारत की, और ये सातवाहन वाले भी सब जो है दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत में जो सातवाहन है नरेश सातकर्णी, नरेश सातकर्णी की पत्नी है नागनिका, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न यज्ञों का उल्लेख जो है नाना घाट गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। उस समय के जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों की भी जानकारी नाना घाट गुफा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जूनागढ़ का जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जो रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख वो रुद्रदामन से संबंधित, ये भी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सुदर्शन झील का, जब सुदर्शन झील में पर निर्मित बांध के विषय में जानकारी प्राप्त इस जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। जो सुदर्शन झील में जो बांध का निर्माण कराया गया था इसी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। रुद्रदामन के द्वारा जो सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का निर्माण कराया गया था। और ये जो सुदर्शन झील है ये समय समय पे जो है इसका मरम्मत का भी कार्य चलता है। बहुत सारा राजा आते हैं, उसका मरम्मत का भी कार्य को करते रहते हैं, ठीक है। तो कोई निर्माण कराता है, ठीक है, कोई उसका मरम्मत कराता है, ठीक है। तो ये सब भी है, लेकिन अलग अलग है। तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या है, सुदर्शन के पर निर्मित बांध के विषय में जानकारी हमें, सुदर्शन झील पर निर्मित बांध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। इसमें जो इस अभिलेख में रुद्रदामन के राजनीतिक इतिहास की झलक भी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए महरौली, महरौली को हम लोग दिल्ली के भी स्तंभ, दिल्ली के भी नाम से हम लोग, दिल्ली का जो पुराना नाम महरौली है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बस इसको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद कुमार गुप्त बंधु मंसोद अभिलेख, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, बस इसको आप याद कर लीजिएगा। ये यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना, जैसे महरौली कौन सा स्तंभ, तो लोह स्तंभ है, ठीक है। कुमार गुप्त एवं बंधु वर्मा के जो अभिलेख है उसको मतलब मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसका है, कुमार गुप्त एवं बंधु वर्मा के, ठीक है। जो कि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में की दक्षिण शैली के संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, ठीक है। और जो इसको जो मंदसौर अभिलेख है कनिंघम के द्वारा ये जो खोजा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज याद करिएगा, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। किसका है भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्कंद गुप्त का, ठीक है। देखिए उसके बाद विदेशी अभिलेख मैंने कल बताया था, भूगोजकोई, एशिया माइनर वाला, ठीक है। उसके बाद पर्सिपोलिस, ईरान के पर्सिपोलिस, ठीक है। नक्श ए रुस्तम अभिलेख, भारत ईरान से संबंधित जानकारी, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए मुद्रा शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू, और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी आपको सहायता मिलेगा। देखिए इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। मुद्रा शास्त्र जो भी हम लोग मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन है, तो सिक्कों का अध्ययन है, मुद्रा का अध्ययन है, ठीक है। मुद्रा बोले या सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक,
ठीक है। न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन है? तो सिक्कों का अध्ययन है, जिसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। और सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के। क्यों आहत नाम क्यों है, क्यों पड़ता है? तो हम लोग चोट लग जाता है तो बोला अरे साला आहत कर दिया हमको, अरे आहत कर दिया, ठीक है। तो आहत माने चोट पहुंचा के सिक्कों का वर्णन किया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है। और ये जो सिक्का है इसमें जो है, इसमें किसी पर इस सिक्के में लेख एवं तिथि का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, आहत सिक्के में, ठीक है। अब देखिए सिक्का में हो गया, हम लोग क्या पढ़ लिए? मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन है? तो आहत सिक्का, ठीक है। उसके बाद देखिए कई तरह के सिक्के जो जारी किए जाते हैं, जिसमें जो है राजा के बारे में, राजा के चित्र को दर्शाया जाता है। उस फिर कई तरह के तिथियां उत्कीर्ण की जाती है। तो देखिए भारत में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वप्रथम जो सिक्के जारी करते हैं वो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि सोने के सिक्के जो प्रथम शताब्दी में या किसने सबसे पहले जारी किए, तो कुषाणों ने जारी किए। नोटिस यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने, ठीक है। और शुद्ध सोने के सिक्के, ये कैसा सिक्का था? सोना। तो शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने, ठीक है। सबसे वजनदार और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, यहाँ पॉइंट देखिए, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने। वो सोना कैसा था? तो अशुद्ध सोना था, उसमें मिलावटी था गुप्त वाला में, ठीक है। तो देखो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाण के राजाओं ने जारी सिक्के वजन एवं आकार में तत्कालीन रोमन सम्राट एवं ईरान के पार्थियन शासकों के सिक्के के समान थे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जो भी उन्होंने सिक्के जारी किए वजन एवं आकार में जो तत्कालीन जो उस समय के रोमन सम्राट एवं ईरान के जो पार्थियन शासकों के सिक्के थे उसके समान जो है कुषाणों ने सिक्के जारी किए, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक शुद्ध सोने, बोले ना मैंने बोला ना शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में, मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक मात्रा में गुप्त शासकों ने जारी किए, ठीक है, लेकिन वो अशुद्ध सोना था। कनिष्क की मुद्रा यह ज्ञान करती है बहुत, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट में आइए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अपने जो भी मुद्रा, जो भी सिक्के जारी किए उसमें अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है, ठीक है। तो किसने अपने सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहां तक क्लियर है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त अपने सिक्के पे वीणा बजाते हुए चित्र को दर्शाया है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं में जो दर्शाया गया है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए हैं, ठीक है, ऐसे चित्र को दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत में और रोम साम्राज्य व्यापार होता था, ठीक है। ये हमें कैसे मिलता है? तो आरिका मेडू जो एक बंदरगाह है वहां से जो सिक्के प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जो भी आहत सिक्के है या पंचमार सिक्का, इसे हम लोग पंचमार सिक्का भी कहते हैं, आहत सिक्का एक ही चीज है। आहत सिक्का को ही पंचमार सिक्का कहा जाता है। इसे पर्ण के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, पुराण के भी नाम से जानते हैं, धारण के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन सिक्कों पर जो है लेख एवं तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। पंचमार सिक्कों पर क्या है? लेख और तिथि का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। इस कारण से इस सिक्के के विषय में विस्तृत जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो है, जो भी विदेशी लोग हमारे भारत में आक्रमण करते हैं तो वो भी यहाँ पर आते हैं तो अपना सिक्का जारी करते हैं। तो जैसे देखिए मौर्य साम्राज्य, जब देखिए मौर्य साम्राज्य का पश्चात, ये जो पश्चात शब्द है
यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद किसका आक्रमण होता है? कोई विदेशी लोग आता है जिसका नाम है सिथियन या पर्थियन मुद्राएं, या मैंने सिथियन या पर्थियन लोग आते हैं, यानी ईरान के लोग आते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि भारत में जो सिथियन तथा पर्थियन नाम के अपने मुद्रे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर भारत में जो यूनानियों का आक्रमण होता है, वो लोग भी क्या करते हैं, भारत में आते हैं और अपना सिक्का जारी करते हैं, जिसका नाम है यूनानियों की मुद्राएं। उसके बाद देखिए भारत के शासकों ने भी कुछ सिक्के जारी किए, तो मौर्य वंश के शासकों ने भी सिक्के जारी किए, शुंग सातवाहन ने भी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य के शासकों ने भी जो है कई तरह के छोटे मोटे रजवाड़े ने भी, जो भारत में कह सकते हैं कि भारत के शासकों ने भी मुद्रा को जो है जारी करते हैं और उसका वर्णन उसमें मिलता है, ठीक है। तो सिक्कों से हमें क्या प्राप्त होता है, या सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है, तिथि क्रम निर्धारण का समय प्राप्त होता है कि सिक्का कब जारी हुआ था, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है, नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता है, ठीक है। कला की जानकारी होती है, व्यापार की आर्थिक स्तर की जानकारी मिलती है, शासकों की रुचियों की जानकारी हमें, शासकों की रुचियों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो यही सब जो है सिक्का से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कलाकृतियां एवं स्मारक, ठीक है। तो कलाकृति क्या होता है? तो उस टाइम पे जो भी मूर्ति है, या जो भी हम लोग शैल चित्र मिलता है, भित्ति चित्र मिलता है, तो उससे हम लोगों को उस समय के लोक कला एवं सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो कि उस टाइम पे जो है कि उस टाइम पे लोगों का क्या सामाजिक जीवन था, उस टाइम पे लोगों क्या सांस्कृतिक जीवन था, उनका क्या आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो लोग कैसे रहन सहन करते थे, वो लोग का भोजन यापन कैसा था, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए स्मारक क्या है? स्मारक के तौर पे हम लोग देखिए मंदिर, मूर्ति, प्राचीन इमारत इत्यादि आते हैं। अब इमारत भी दो प्रकार के होते हैं, एक देसी इमारत, दूसरा विदेशी इमारत, ठीक है। देसी इमारत, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, एक हो हमारा देसी, दूसरा विदेशी। में कौन आ जाएगा? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, आप जानते ही हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है जो शहरीकरण यानी प्रथम शहरीकरण का जो है, ये लोग शहरी सभ्यता है, वहां पे भी है जो बहुत सारे स्मारक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि वहां के ड्रेनेज यानी कि जो भी नालियां थी या सड़कें थी, वो काफी अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से जो है बनाए गए थे, ठीक है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारत वहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत से स्थान है जहां से प्राप्त हुआ, इसको आप लोग देख लीजिएगा देसी इमारत में, ठीक है। उसके बाद विदेशी इमारत में देखिए, विदेशी स्मारक में कह सकते हैं कि विदेशों में भी अगर हम देखें तो जावा, कंबोज में मंदिर एवं मूर्तियां का जो प्रचलन प्रारंभ होता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि भारत या हमारे देश के बाहर में भी जो धर्म और संस्कृति का प्रसार हो रहा है, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 फैक्ट वाले क्वेश्चन इसे जानेंगे। देखिए राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में। याद देखिए राज राजेश्वर मंदिर तंजौर में, और द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर है उसका उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो राज राजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, ठीक है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, ठीक है। तो विदेशी स्मारक में यही सब है। और ये जो मैंने यहाँ पे राज राजेश्वर मंदिर बोला, अंकोर वाट मंदिर बोला, खजुराहो, तो नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मिट्टी के बर्तन। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के लिए देखिए अब हम लोग मिट्टी के बर्तन को पढ़ेंगे। तो देखिए मिट्टी के बर्तन, देखिए पाषाण कालीन इतिहास को जानने का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो मिट्टी के बर्तन यानी मृद भाड़। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मिट्टी के बर्तन कब बनेंगे? जब चाक का आविष्कार होगा, ठीक है। तो चाक का आविष्कार कब होता है? नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार होता है। नवपाषाण काल में आपका जो है कृषि का खोज होता है, कृषि का भी आविष्कार होता है।
तो ये जो मृद भांड है, ये मिट्टी के बर्तन है। ये हम लोग देखिए पाषाण कालीन इतिहास जब पढ़ते, पाषाण कालीन इतिहास के बारे में आप जानते हैं, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो नव पाषाण काल है, इसी समय जो है मृद भाड़ों का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो कृषि अनाज को रखने के लिए या फिर भोजन पकाने के लिए, ठीक है, मृद भाड़ों का उपयोग किया जाता है। तो पाषाण काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा जो उत्तम स्रोत है वो हमारा मृद भाड़ है। ठीक है, यानी मिट्टी के बर्तन। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो मानव की विकास की यात्रा का जो है हम लोग सही से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जो इस काल के जो है दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो मृद भाड़। ये जो मृद भाड़ कला की दृष्टि से ये जो काल है पाषाण काल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मृद भाड़ का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ था, इससे पता चलता है कि लोग जो है जरूरत से ज्यादा या अधिक मात्रा में जो मृद भाड़ों का उपयोग करते थे भोजन बनाने में, अनाजों को रखने में। ठीक है, उनका उपयोग करते थे। तो ये जो मृद भाड़ है ये कई प्रकार के हैं, यानी कि 4 प्रकार के जो मृद भाड़ों का जो उस टाइम में मृद भाड़ का प्रचलन था। ठीक है, जो भी मृद भाड़ की संस्कृतियां विद्यमान रही हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के जो मृद भाड़ की संस्कृतियां, ये संस्कृतियां क्यों बोला जा रहा है कि 4 प्रकार की जो मृद भाड़ की संस्कृतियां विद्यमान रही है? तो संस्कृति देखिए, एक होता है सभ्यता, हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण के लिए। ठीक है, तो देखिए सभ्यता नष्ट हो सकता है लेकिन संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती है। अगर संस्कृति नष्ट हो जाती तो ये हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार की मृद भाड़ की संस्कृतियां। ठीक है, तो जो सभ्यता आती है जाती है नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति हमेशा विद्यमान रहती है, हमेशा जीवित रहती है। ठीक है, तो 4 प्रकार की जो मृद भाड़ संस्कृतियां है, इसीलिए यूज करता है कि संस्कृतियां आज भी विद्यमान है, आज भी जीवित है। उत्खनन से कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त हो ही रही है लगातार, कहीं ना कहीं से। जहां से प्राप्त हो रहा है वो स्थल उस सभ्यता के दायरा में आ जाता कि हाँ उस टाइम पे इस सभ्यता का विकास इस स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं मृद भाड़ जो 4 प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान। एक है गेरुए रंग का युक्त मृद भाड़ संस्कृति, दूसरा काले व लाल मृद भाड़ संस्कृति, तीसरा है चित्रित स्लेटी रंग की मृद भाड़ संस्कृति। ठीक है, उसका उत्तरी काली चमकीले परंपरा या मृद भाड़ संस्कृति। ठीक है, ये 4 प्रकार कौन सा है? गेरुए, काला, लाल, चित्रित स्लेटी, उत्तरी काली, चमकीली। ठीक है, यही जो 4 तरह के जो है मिट्टी के बर्तन या 4 प्रकार की मृद भाड़ संस्कृति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है देखिए शैल चित्रकला। ठीक है, अब देखिए शैल चित्रकला के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो शैल चित्रकला क्या है? तो शैल चित्रकला है कि मान लीजिए उस टाइम पे जो भी पाषाण काल में जो भी लोग रहा करते थे वो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में रहते थे तो ठीक है, माने पत्थर के बने घर में रहते। तो देखिए वो लोग गुफा में रहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा शैल आश्रय। शैल का मतलब होता है पत्थर के घर यानी कि गुफा, और आश्रय माने वो लोग जहाँ रहते हैं। तो शैल आश्रय माने पत्थर के बने घर, यानी गुफा को हम लोग शैल आश्रय के नाम से जानते हैं। वो लोग रहते थे, वो लोग अपना भावना व्यक्त करने के लिए जो दीवारों में जो है नक्काशी वगैरह किया करते या पेंटिंग कर दिया करते थे। ठीक है, इससे हमें पता चलता था कि लोग इस तरह करके शिकार करते थे, लोग जो है झुंड में रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए शैल चित्रकला जो है जो सबसे जो हमें प्राप्त होता है वो विंध्याचल पर्वत यानी कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। कैमूर की पहाड़ियां यानी उत्तर प्रदेश से जो शैल चित्रकला मिलता है, विंध्याचल पर्वत, कैमूर पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ से जो है हमें शैल चित्र मिलते हैं। आप देखिए शैल चित्र के कुछ उदाहरण है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, गुफाओं की रॉक कट वस्तुकला, चट्टान से बने मंदिर एवं मूर्तियां। ठीक है, उसके बाद देखिए शैल चित्रकला की मुख्य 3 रूपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, शैल चित्रकला मुख्य 3 रूपों में विभाजित किया गया। पहला है शैल उत्कीर्ण। ठीक है, उसके बाद चित्रलिपि,
पृथ्वी चित्र। तो देखिए शैल उत्कीर्ण का मतलब होता है जो चट्टानों की सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है। माने शैल उत्कीर्ण का मतलब होता है चट्टान की सतहों पर खुदे हुए हैं, उसे हम लोग शैल उत्कीर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्रलिपि। चित्रलिपि का मतलब होता है जो सतहों पर चित्रित किया है। पृथ्वी चित्र मतलब जमीन पर उत्कीर्ण किया गया हो उसे हम लोग पृथ्वी चित्र कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत की सीमा। अब देखिए साहित्यिक स्रोत की सीमा क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने के लिए केवल साहित्यिक जो स्रोत है उस पर अगर निर्भर रहेंगे तो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में सटीक रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो हमें पुरातात्विक स्रोत को भी जानना होगा। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ हमें साहित्यिक स्रोत को भी जानना होगा, तब जाकर के हैं जो है हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी सही ढंग से जो है हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यही है इस बारे में, क्योंकि देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या है, साहित्यिक स्रोत में जो भी साहित्यिक स्रोत उस टाइम का प्राप्त हो या तो वो नष्ट हो गए, ठीक है, या फिर यूं कहें कि आधे अधूरे को जो है मिक्सअप करके जो है प्रस्तुत किया जाता है, जो कि प्राचीन इतिहास के जानने में जो है वो उतना सहायक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को अगर प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो हमें जो है पुरातात्विक स्रोत और जो साहित्यिक स्रोत दोनों का सहारा लेना होगा, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें जो है कमी है, ठीक है, आधे अधूरे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतवर्ष की समझ, ठीक है। इससे भी जो क्वेश्चन रहता है, मैंने आपको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएं कि पुरातात्विक स्रोत को लिखिए, तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे मैं आपको अब बताता हूं। देखिए भौतिक स्रोतों के बारे में बोले या पुरातात्विक स्रोत के बारे में बोले तो आप कैसे लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले स्रोत के बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखिए, और उसके तो पुरातात्विक स्रोत लिखिएगा, ठीक है। ऐसे करके पुरातात्विक स्रोत लिख के यहाँ हेडिंग दीजिएगा और पुरातात्विक स्रोत के बारे में कुछ डिफिनेशन दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पुरातात्विक यहाँ लिख दीजिएगा, पुरातात्विक ये जैसे दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख के ऐसे लिखना चालू कीजिएगा। उसके बाद देखिए पुरातात्विक स्रोत लिख दिए। अब इसके निम्नलिखित जो क्या क्या है, तो एक नंबर में अभिलेख, तो यहाँ पे दीजिएगा निम्नलिखित रूप से हम लोग विभक्त कर सकते हैं, ठीक है, निम्न रूपों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। उसे कैसे, नंबर 1 अभिलेख लिखिएगा। अभिलेख लिखने के बाद थोड़ा सा अभिलेख लिखने के बाद पॉइंट दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी लिख दीजिएगा, बस थोड़ा सा लिख दीजिएगा, हो गया आपका एक, हो गया। फिर दूसरा में कैसे लिखिएगा, अभिलेख शास्त्र लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में, उसका तीसरा नंबर में लिखिएगा मुद्रा शास्त्र साक्ष्य, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा थोड़ा सा पॉइंट वाइज, मतलब थोड़ा लिख दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको लिखने के बाद एक में आप फिर यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे करके संक्षिप्त में जो है इसका वर्णन किया जा सकता है, जो भी निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। एक नंबर में सीथियन परथियन लिख दीजिएगा, ठीक है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। चाहे ये मत लिखिएगा, बल्कि मुद्रा शास्त्र लिख करके यहाँ पर सिक्कों की से क्या प्राप्त जानकारी होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिख दीजिएगा। उसके बाद कलाकृतियां लिखिएगा पॉइंट देके, उसके बाद थोड़ा लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। कलाकृतियां में फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक होता है देशी स्मारक, उसके बाद विदेशी स्मारक, थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिएगा। उसके बाद मिट्टी के बर्तन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद शैल चित्र लिख दीजिएगा। शैल चित्र लिखने के बाद उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके ये है लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है निष्कर्ष करके ऐसे निष्कर्ष लिखिएगा नीचे में, ठीक है। सबसे पहले परिचय दीजिएगा, मैंने परिचय में लिखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, परिचय देके पहले प्राग ऐतिहासिक काल लिखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में जो है अभिलेख
अभिलेख शास्त्र, उसके बाद मुद्रा शास्त्र, मिट्टी के बर्तन, इमारत, जो कलाकृति इमारत, उसके बाद जो शैल आश्रय, ऐसे करके लिखिएगा और गिनिएगा, कम से कम 10 पॉइंट करके कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा निष्कर्ष होता है कि इन सब चीजों से मिला करके जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके थोड़ा निष्कर्ष करके उसमें ये भी लिख दीजिएगा कि केवल साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत के भी बारे में हमको जानना जरूरी है। केवल साहित्यिक स्रोत के बारे में से हम जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। 10 नंबर में पूछे तो कोशिश कीजिएगा 10 पॉइंट लिखने का। ठीक है, 10 पॉइंट लिखने का। वो मैं जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं नोट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, उसका निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखिएगा। पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका निम्नलिखित जो पॉइंट है उसको लिखिएगा। 10 नंबर का बोले तो 10 पॉइंट दीजिएगा, कम से कम 10 पॉइंट। 5 नंबर बोले तो 5 पॉइंट दीजिएगा। उसका लास्ट में फिर निष्कर्ष भी लिखिएगा। इसका शैली मैं आपको बताऊंगा जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो पहले हम लिखने का शैली बता देंगे। इसी के माध्यम से अगर आप लिखिएगा तो आप 100% अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।